मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंटिन्यूड वीडियो ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने अच्छे से समझा कि इस चैप्टर में जो मूवमेंट हमको दिए हुए हैं ये क्यों दिए हुए हैं, इसी तरीके से क्यों हमारे मूवमेंट हुए, यूरोप के नेशनलिज्म से हमारा नेशनलिज्म क्या डिफरेंस था, है ना। इन सारी चीज़ों को हमने क्लियरली समझा और ये देखा कि किस तरीके से हमारा जो नेशनलिज्म है वो आगे बढ़ने वाला है। आई होप आपको उस वीडियो से चीज़ें जो है वो क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हमारे पहले टॉपिक की, जहां से आपको उठाया। देखो ऐसा है कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, पहली बात तो ये कि वो 1920 से या 1919 से शुरू नहीं हुआ था, काफ़ी समय से चला आ रहा था, है ना। मतलब काफ़ी समय से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो चला आ रहा था। लेकिन अभी आपको जो है वो गांधी जी जब इंडिया में आए थे, है ना, तभी से पढ़ना है और समझना है कि किस तरीके से उसके बाद में हमारे इंडिया में मूवमेंट हुए, है ना। तो ये मूवमेंट जो है ऐसा क्या हुआ कि 1919 के बाद में या 1915 के बाद में चीजें जो है वो बदली, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जितना पूरा फ्रीडम स्ट्रगल हमारा चल रहा था ना, 1919 के बाद से एक फेज जो है उसमें चेंज देखने को मिला। पहले ऐसा था इसके पहले कि कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है ना, कि क्या लड़ाई करनी है क्या नहीं करनी है, या लड़ाई क्यों करनी है। कुछ लोग तो ऐसे कि हाँ चलो ठीक है, अपने को क्या करना, रहने तो रह लो, गुलामी उनको ऐसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, है ना। लेकिन यहाँ से बहुत सारी चीजें बदली। अब आप जब एनसीईआरटी में इस चैप्टर को पढ़ते हो ना, तो आपको शुरुआत में ऐसी लाइन लिख के देते हैं पहले टॉपिक में कि द वार क्रिएटेड इकोनॉमिक सिचुएशंस इन इंडिया, इकोनॉमिक डिप्रेशन इन इंडिया, ऐसे करके कुछ है ना, उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। तो वहां पे हमको पहला सवाल ये आता है कि वॉर से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इंडिया के ऊपर क्या लेना देना। इंडिया ने थोड़ी ना पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, मतलब इंडिया ने किया भी अगर तो क्यों किया, मतलब हम तो ऐसे गुलाम थे ना, हमारे में कहाँ अभी लड़ने की क्षमता थी कि हम वर्ल्ड वॉर जो है वो लड़े। तो फिर इंडिया में वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट जो आपको क्या हुआ है, सीधे ना इफेक्ट दिया हुआ है कि उसका इफेक्ट हमारे यहाँ पे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर में हम कैसे इन्वॉल्व थे ये हमको नहीं बताया गया। तो सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ऐसा था कि ऑस्ट्रिया और एक और जो देश है उनके बीच में क्या हो गया था, लड़ाई हो गई थी। तो ऐसा लड़ाई हुई कि एक कंट्री के बंदे ने दूसरे कंट्री के बंदे को असैसिनेट कर दिया था। मतलब मैं बहुत आपको ऐसे स्टोरी जैसे बना के सुना रही हूँ, ठीक है। तो जब वो ऐसे क्या हुआ कि असैसिनेशन उसका कर दिया, मतलब उसको मार दिया, तो फिर गुस्सा आया कि यार ऐसे कैसे मार दिया। अब देखो हमने ना यूरोप में पढ़ा हुआ है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जब आप पढ़ते हो तो उसकी एंडिंग वो ऐसे करते हैं कि यूरोप में नेशनलिज्म तो आ गया था, लेकिन उसके साथ साथ में क्या हो गया था कि क्योंकि यूरोप है ना, अब उसके अंदर बहुत सारे देश हैं, फिर वही देश जो है वो बहुत बड़े उभर के आने लगे थे, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे हो गया था, है ना, वो लोग ताकतवर देश बन के उभर के आ रहे थे। तो वहां पे ऐसा हुआ ना कि नेशनलिज्म तो आ गया, सब लोग आजाद जो है वो हो गए, लेकिन प्रॉब्लम कुछ ऐसी हुई कि उन्होंने नेशनलिज्म का नोशन ही अलग तरीके से लेना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने लोगों को ऐसा समझाना शुरू किया कि अगर आपके मन में राष्ट्रवाद वाली फीलिंग है या आपके अंदर जो है वो देश प्रेम वाली फीलिंग है, तो आप अपने देश को आगे बढ़ाओ ही बढ़ाओ, साथ साथ में दूसरे देश को मत आगे बढ़ने दो, और दूसरे देश में जितनी आप टांगे अड़ा सकते हो आप अड़ा लो, मतलब उनको मत आगे बढ़ने दो। खुद को ऊंचा उठाने के लिए आपको दूसरे को नीचा दिखाना पड़ेगा, ऐसा जो है वो उनका फीलिंग जो है वो आने लगी थी। मतलब नेशनलिज्म के साथ साथ में इंपीरियलिज्म वाली फीलिंग आने लगी थी। इंपीरियलिज्म क्या करना, दूसरे के ऊपर अपनी पावर जमाना, दूसरे को कंट्रोल करना और अपना क्या करना, अपना एरिया बढ़ाना, है ना, ये वाली फीलिंग लोगों के अंदर आने लगी थी। तो इसके कारण क्या हुआ कि जब उन दोनों देशों के बीच में लड़ाई हुई है ना, एक ने दूसरे के बंदे को मारा, तो फिर ऐसा लगने लगा अरे कैसे मार दिया, मार सकता है क्या, देख लेंगे अब। तो मतलब ऐसे करते हैं ना अपन कि अपने कुछ गड़बड़ हो गई तो हम लोग भी खड़े हो जाते कि अरे ऐसे कैसे, अब बताएंगे क्या कर सकते हैं हम क्या नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे करके क्या होने लगी, लड़ाई जो है वो बढ़ने लगी। अब जब लड़ाई बढ़ने लगी तो इधर ऑस्ट्रिया था, इधर दूसरी कंट्री थी, तो ये इनके भी दोस्त होते ना, कंट्री जो है वो बहुत सारे दोस्त होते। तो इन्होंने अपने अपने दोस्त इकट्ठे करने लगे कि इधर ऑस्ट्रिया की साइड में एक कंट्री आ गई, तो फिर जो कंट्री आई उसके इधर वाली साइड में कोई सी और कंट्री लड़ने आ गई कि अच्छा ये इसके साथ में खड़ी हुई है तो हम इनके साथ में खड़े हो जाते हैं। फिर ऐसे एक साथ नहीं आए सब। देखो मेरा नाम बताती हूँ आपको, एक तो क्या थी, अलाइज थी, एक सेंट्रल पावर थी, है ना। तो अलाइज में आपको देखने को मिलेंगे जो जीते थे वो अलाइज थे, ठीक है। तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे, एक तो देखो ये क्या थी, ये सेंट्रल पावर थी और ये क्या थी, अलाइज थी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी नाम याद जो है वो करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से थे, जर्मनी था, इधर हंगरी ऑस्ट्रिया था, है ना, और टर्की था, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन थे, ब्रिटेन थे, रशिया थी, इटली,
है ना, और साथ साथ में कौन, जापान और अपना क्या, यूएसए। तो ये क्या हुआ, ये बाद में आए, मतलब इनकी लड़ाई, दो देशों की लड़ाई चल रही है, लेकिन ये जो बाद वाले देश थे ना वो ऐसे आए कि अच्छा ये इन्वॉल्व हो गया है तो फिर इससे हमारी दुश्मनी, तो हम भी इन्वॉल्व हो गए। ऐसे कुछ कुछ कारण से इनकी जो है वो टीम बन गई। ठीक है, अब टीम बन गई तो मैम इसमें इंडिया का क्या लेना देना है ना, तो इंडिया का लेना देना इसलिए क्योंकि यहाँ पर कौन जुड़ गया था, ब्रिटेन जुड़ गया था। इंडिया जो है वो किसकी कॉलोनी थी, ब्रिटेन की कॉलोनी। समझ में आई बात। अब इंडिया जब ब्रिटेन की कॉलोनी थी, इंडिया जो है वो ब्रिटेन के कंट्रोल में था, तो जाहिर सी बात है अगर ब्रिटेन कहीं पर लड़ाई कर रहा है तो वो इंडिया को भी इन्वॉल्व करेगा ही करेगा। कैसे इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि ब्रिटेन को अगर लड़ाई में मदद करनी है तो उसको बहुत सारे रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, है ना, जैसे कि वेपन पावर हो गया, सोल्जर्स जो है वो इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, खाने पीने की सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना, लोगों का ध्यान रखने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन सारी चीजों को के अंदर ब्रिटेन को क्या देना पड़ेगा, इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा। तो जब वो इन्वॉल्वमेंट देगा तो वो सोचेगा कि इंडिया से भी तो कुछ हो सकता है हमारा काम। तो जैसे उनको अगर क्या करना है, वेपन पावर, मतलब वेपन वगैरह बनवाने हैं तो वो कहीं इंडिया में बनवाएंगे, कुछ उनके यहाँ पे बनवाएंगे। उनको सोल्जर्स की जरूरत है तो इंडिया से सोल्जर्स ले जाएंगे। समझ में आ रही है बात। तो ऐसी कंडीशन होने लगी थी, इसलिए इंडिया क्या हो गया, इनडायरेक्टली क्या हो गया, वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो गया। तो जब वॉर के अंदर इन्वॉल्व हुआ तो वो जो पीरियड था ना, जब वो वॉर चल रहा था, उसकी वजह से इंडिया में काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो इमर्ज होने लगी, हार्डशिप्स इमर्ज होने लगी। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हार्डशिप इमर्ज होने लगी। अब उन हार्डशिप को समझ लो कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो हो रही थी। वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। न्यू इकोनॉमिक मतलब पैसे से लेकर, और पॉलिटिकल यानी कि वो जो अपनी नेतागिरी वाली होती है या फिर जो लीडर वाली होती है, वो नई सिचुएशन जो है वो इंडिया में देखने को मिली। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर मतलब जो लड़ाई झगड़े वाला है एक्सपेंडिचर, क्योंकि जाहिर सी बात है तो बंदूक, है ना, इन सारी चीजों की जो है वो जरूरत पड़ने लगी, तो उसमें पैसा जो है वो ज्यादा खर्च होने लगा। किसका, ब्रिटेन का, है ना। तो ब्रिटेन जब वहां पे पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है तो वो कैसे उस चीज को बराबर करने की कोशिश करेगा, वो क्या करेगा, इंडिया पे टैक्स बढ़ाएगा, है ना, कि ताकि इंडिया के लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करें, तो फिर वहां से जो है वो इन लोगों को फायदा हो और वो पूरा जो इनका खर्चा हो रहा है उसको क्या कर सके, बैलेंस कर सके। फाइनेंस बाय वार लोन्स एंड टैक्सेस इंक्रीज्ड। समझ में आई बात, क्यों टैक्स बढ़ाए गए, रीजन समझ में आया। प्राइजेस डबल्ड थ्रू वॉर ईयर्स। 1913 से 1918 के बीच में चीजों के, सामानों के जो प्राइजेस थे वो डबल हो गए। क्यों डबल कर दिए गए, क्योंकि पैसा खर्च ज्यादा हो रहा था वॉर में, और अगर प्राइजेस डबल करेंगे तो लोग क्या करेंगे, सामान खरीदने में ज्यादा पैसा देंगे, तो ज्यादा पैसे में थोड़ा हिस्सा ये अपना निकाल लेंगे। समझ में आ रही है बात। तो उस तरीके से चीजें जो है वो बैलेंस की, उधर खर्चा बढ़ रहा है तो यहां से जो है वो लेना ज्यादा कर दो तो चीजें जो है वो बैलेंस हो जाए। एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। अब इससे किसी और को दिक्कत नहीं आती है, हर चीज में मारा जो है वो कॉमन पर्सन ही जाता है। ठीक है, कॉमन पीपल के ऊपर काफी ज्यादा दिक्कत आ गई कि भैया उनको कुछ भी सामान खरीदना है, जो सस्ता हुआ करता था उसकी प्राइसेस जो है वो डबल हो गई, तो अब वो कैसे काम करेंगे। समझ में आ रही है। तो ये प्रॉब्लम, ये रीजन जो है आने लगे, है ना, लोगों को दिखने लगे। समझ में आई बात। और साथ ही साथ में क्या होने लगा, कि ब्रिटेन वालों को क्या चाहिए थे, सोल्जर्स भी चाहिए थे, है ना, जब जिन लोगों को लड़ाई में भेज सके। तो अब वो अपनी पॉपुलेशन को कैसे लड़ाई में भेजेगी, या भेजी भी होगी तो भी कम जनता को भेजी होगी। उनको याद आया होगा कि इंडिया तो हमारे पास में है, इंडिया के लोगों को तो पैसे की जरूरत है, तो इंडिया के लोगों को बोलो कि आप हमारे साथ में चलोगे, हमारी वॉर में हेल्प करोगे, तो हम भी क्या करेंगे, आपकी रिटर्न में मदद करेंगे। और वैसे भी इंडिया के लोग तो बेचारे बहुत भोले वाले थे कि बस किसी ने बोल दिया, ऐसा लगा अरे यार ये बेचारे परेशान हो रहे, अरे यार इन लोगों की लड़ाई हो रही है तो चलो अपन भी क्या करते हैं, मदद कर देते हैं। हो सकता है कि अपन लोगों को कैसा लगता है ना कि जब अपन किसी की मदद करते हैं तो रिटर्न में सामने वाला भी अपनी मदद करेगा, है ना, क्योंकि हम भी ऐसा है कि कोई अपनी मदद करता है तो अपन सोचते हैं कि यार इसने मदद की तो अपन भी क्या करें, इसको हेल्प करें, है ना। तो ऐसे इंडिया वालों ने भी सोचा कि हम ब्रिटेन वालों की मदद कर देंगे तो हो सकता है कि वो रिटर्न में हमारी जो है थोड़ी सी ढील कर दे, जो इतना कड़क होके ये लोग रह रहे हैं, हमारे ऊपर रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा ठीक कर दें अगर हम इनकी मदद करेंगे तो। ब्रिटेन वाले ऐसे नहीं है, वो लोग तो क्या एकदम चतरे शाणे हैं, देखेंगे हम कि वो आगे क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहला फुसला के हमारे यहाँ के लोगों को, मतलब गाँव में
टाउन वाले लोग तो फिर भी थोड़े से समझदार थे, लेकिन जो हमारा विलेज वाला एरिया था वो लोग तो और भोले भाले। तो वो ये लोग आते थे, ब्रिटिशर्स आते थे और हमारे यहाँ से गाँव में से लोगों को रिक्रूट करके लेके जाते थे एज सोल्जर्स। कुछ लोग तो हाँ करके चले जाते थे और लेके जाते थे, तो फिर कोई अता पता ही नहीं होता था, क्योंकि पहले फोन वगैरह थोड़े ना थे, तो अता पता ही नहीं होता था। वो लोग लेके चले जाते थे वहाँ पे, और साथ ही साथ में कुछ लोग जो मना करते थे कि नहीं जाना है हमको नहीं पार्टिसिपेट करना है, नहीं करना, तो उनको जबरदस्ती उठा के लेके चले जाते थे कि कहीं घूमने निकल रहे हैं, घर से बाहर हैं, तो उठा के ले गए, मार पीट के ले गए। तो इस कारण से क्या होने लगा था, लोगों के बीच में गुस्सा पैदा होने लगा था। जैसे कि कुछ लोगों को लेके गए, अब वो आए नहीं, है ना, तो ये जब भाई लेके गए जिनको, उनका भी तो परिवार है, माँ है, बेटी है, बहन है, वाइफ है ना, बच्चे हैं, तो वो लोग तो इंतजार कर रहे हैं। तो अब अगर वो नहीं लेके आएंगे उनको वापस, ब्रिटिशर्स नहीं छोड़ के जाएंगे उनको वापस, तो ये फैमिली वाले गुस्साएंगे नहीं क्या? और बच्चे तो वैसे ही हो जाते हैं, मेरे पापा को लेकर बताता हूँ, दिख जाए मेरे को तो मैं टांगे तोड़ दूंगा, ऐसी करके फीलिंग हमारे दिमाग में आती है ना। तो ऐसी फीलिंग लोगों के दिमाग में आ रही थी, ठीक है। वाइड स्प्रेड एंगर जो है वो इसके कारण से जनरेट हो गया था, और गरीबी में आटा गीला हो गया। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया, ठीक है, बीमारी लग गई फसलों को। उसके कारण से क्या हो गया, 12 से 13 मिलियन पीपल, सेंसस बताता है, जनगणना 1921 की जनगणना बताती है कि जितने लोग रह रहे थे ना, जितने लोग रह रहे थे उस हिसाब से अगर हम देखें तो 12 से 15 मिलियन लोग जो है वो पेरिश हो गए थे। मतलब उनको काफी ज्यादा बीमारियां हो गई, खत्म हो गए, डेथ होने लगी। जैसे अभी अपने यहाँ पे कोरोना वगैरह नहीं हुआ था ऐसा, तो ऐसा ही उस समय पे क्या हुआ था, ये प्रॉब्लम हुई थी, जिसके कारण से 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड अकॉर्डिंग टू सेंसस 1921। तो अब देखो, एक तरफ तो वॉर चल रहा है ना, वॉर चल रहा है, भयंकर तरीके से वहां पे वॉर चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और ब्रिटिशर्स जो हमारे यहाँ पे करते थे वो लोग भी उधर लग गए सारे के सारे। फिर उनके साथ साथ में क्या हो रहा है कि लड़ाई झगड़े के लिए कहीं यहाँ पे वेपन बन रहे हैं, कहीं यहाँ पे ये काम हो रहा है, लोगों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं, सोल्जर बना बना के लेके जा रहे हैं, और ऊपर से इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गया, तो इधर लोग मर रहे हैं, इधर लोग मर रहे हैं। तो ऐसी काफी ज्यादा एक भसड़ जो है वो पैदा हो गई थी, है ना, इंडिया में इस फेज में। समझ में आ रही है बात? क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत सारी जगह पर क्रॉप्स जो है वो सड़ गई, खराब हो गई। इन 1918 और 1920 वाले फेज में अगर हम देखें, इस पीरियड में देखें, तो जब क्रॉप्स सड़ गई, क्रॉप्स मतलब खराब हो गई, तो उसकी वजह से खाने में भी किल्लत पड़ गई कि अब जब क्रॉप ही सड़ गई तो फिर खाएंगे क्या। मतलब क्रॉप अगर अच्छी रहती है, अच्छे से आती रहती है ना, फसल जो है वो बढ़िया आती रहती है, तो सर्कुलेशन बना रहता है, खाने के लिए भी सामान होता है। लेकिन अब क्रॉप सड़ गई तो अब क्या खाएंगे? तो ऐसी प्रॉब्लम, ये जो सारी हार्डशिप्स है, मैं हटा देती हूँ, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ये सारी हार्डशिप्स जो है वो इंडिया में जनरेट होने लगी, इंडिया में पैदा होने लगी। समझ में आई बात? अब इसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा ही पैदा हुआ, और लोगों को लगने लगा अरे यार ये तो मतलब हम तो इनका साथ दे रहे हैं, तो ये तो पागल ही समझ रहे हैं हमको, तो ये तो दिक्कत है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या क्या हार्डशिप आई, क्या क्या दिक्कतें हुई, ये समझ में आया। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि जब हमने ब्रिटिशर्स की इतनी मदद की है ना, ब्रिटिशर्स की इतनी मदद की है, तो ब्रिटिशर्स भी हमारे लिए क्या करेंगे, थोड़ा बहुत तो कुछ फेवर करेंगे, है ना। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर, बट दैट डिड नॉट हैपन। लोगों ने सोचा कि हम इनकी मदद करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो ये जो दिक्कतें हमको अभी फेस करना पड़ रही है, ये तो थोड़ी ठीक हो जाएंगे। हम मदद कर रहे हैं तो रिटर्न में सोचेंगे ना कि यार कितने प्यारे लोग थे, बुरे समय में हमारा काम किया, चलो इनको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कंसेशन देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। तो स्थिति क्या थी ऐसी, साला ये दुख खत्म ही नहीं होता। मतलब सोच रहे हैं हम, तो मतलब विक्की कौशल का भी दुख खत्म हो गया ना, लेकिन नहीं हो रहा था हमारा उस समय पे दुख खत्म, है ना। हम लोग सोच रहे थे कि यार कैसे तो भी ये सारी कंडीशन ठीक हो, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर आता है भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता। कौन आया है? ढंटड़ा, हमारे गांधी जी। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह वाज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी अभी तक कहाँ पे थे? गांधी जी अभी तक थे साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में जो रेसिस्ट स्ट्रगल चल रहा था, मतलब कि वहाँ पे ऐसा है ना कि काले लोगों को और गोरे लोगों की जो लड़ाई चलती रहती है उस समय पे, तो उसमें गांधी जी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वहां पर उन्होंने सत्याग्रह चलाया था, मतलब कि लड़ाई झगड़े मत करो, मारा पीटी मत करो,
सामने वाले का कॉन्साइंस के ऊपर प्रोवोक करो, कि मतलब सामने वाले को ऐसा अंदर से फील करवाने की कोशिश करो कि जो वो कर रहा है वो गलत है ना। जब उसको अंदर से रियल में गिल्टी फील होगा तो धीरे धीरे करके आपको आपके ऊपर जो अत्याचार कर रहा है उसको वो कम कर देगा या खत्म कर देगा, है ना। तो ऐसे गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ये सत्याग्रह चलाया हुआ था। अब गांधी जी जब इंडिया में आए, है ना, मतलब टेंशन नहीं लेने का ऐसे करके गांधी जी क्या किए, इंडिया में आए। अब जब गांधी जी इंडिया में आए ना, तो इंडिया की उन्होंने स्थिति देखी, ठीक है। मतलब पहले ये समझ लेते हैं कि साउथ अफ्रीका में किस तरीके से काम हो रहा था। तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में मार्च किया थ्रू वोक्सरस्ट 6 नवंबर 1913। कहाँ से शुरू किया, ही लीडेड द वर्कर्स फ्रॉम न्यू कासल टू ट्रांसवाल, है ना। तो वहां से उन्होंने जो है वो अपना काम शुरू किया था। मार्च स्टॉप गांधी जी अरेस्टेड एंड ऑल्सो मोर वर्कर्स जॉइन सत्याग्रह अगेंस्ट रेसिस्ट लॉ दैट डिनाइड राइट्स टू नॉन वाइट्स। तो गांधी जी ने वहां पर अपना ऐसा बढ़िया से फील्डिंग जमाई हुई थी और वो लोगों को क्या करते थे, हेल्प करते थे। फिर धीरे धीरे करके गांधी जी, मतलब वहां की गवर्नमेंट भी देखने लगी ना, वहां पे जो व्हाइट्स थे वो लोग देखने लगे कि गांधी जी ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो गांधी जी को रोका भी गया, उनको वहां पर भी अरेस्ट भी किया गया, जेल में बंद किया गया। लेकिन लोगों को, वहां के लोगों को रियलाइज होने लगा कि जो गांधी जी का आइडिया है स्ट्रगल का, ये काफी अच्छा है। तो बहुत सारे लोग वहां पर सत्याग्रह में गांधी जी के साथ में जुड़ने लगे। तो गांधी जी को थोड़ा सा दर्द हुआ कि यार मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, पर जेल में भर्ती कर दिया। पर ठीक है, जो है वो सह लेंगे थोड़ा करके गांधी जी ने, है ना, वहां पर काफी अच्छा मूवमेंट जो है वो चलाया था। अब गांधी जी क्या हुए, गांधी जी इंडिया में आए। गांधी जी इंडिया में आए, गांधी जी ने इंडिया की स्थिति देखी कि यार यहाँ पर तो ऐसी चीजें हो रही है। और हम भी जैसे ही गांधी जी इंडिया में आए, मैंने गांधी जी को बोला, गांधी जी हम तो क्या कर रहे हैं, ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, तो हमने तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या करने लगे, हम लोग तो बातचीत करने लगे और हम कहने लगे कि हमको तो आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। गांधी जी ने बोला किस तरीके से आज़ादी मांग रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, क्या प्लानिंग है तुम्हारी। हमने बोला हम नारे लगाते हैं आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, अब हमको बहुत जल्दी आज़ादी मिल जाएगी। 1919 में मैं गांधी जी को ऐसा बोल रही हूँ। गांधी जी कह रहे हैं मूर्ख, जिस तरीके से जो तुम काम कर रहे हो ना, तुम्हारी जो प्लानिंग चल रही है कि यहाँ पे अलग लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पे अलग लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पे अलग लोग लड़ रहे हैं, मतलब सब लोग अपने अपने सेल्फिश मीन्स के लिए लड़ रहे हैं। सेल्फिश मीन्स मतलब ये कि जैसे ट्राइबल एरियाज में देखो तो वहां पर उन लोगों को उनकी जंगलों से भगा दिया था, है ना, ब्रिटिशर्स ने। तो उनकी लड़ाई आज़ादी की क्या है कि उनको उनके जंगल मिल जाए, है ना। प्लांटेशंस में ऐसा हो रहा था कि लोगों को कैद कर दिया था कि वो प्लांटेशन एरिया से बाहर ही नहीं जा सकते, जो भी काम उनको करना है वहीं पे करना है, अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते। तो वहाँ के लोगों के लिए आज़ादी का मतलब ये था कि हम यहाँ से कभी ना कभी बाहर निकल पाए, है ना। तो उनके लिए आज़ादी वो थी। बिजनेस क्लास वालों को ऐसा था। बिजनेस क्लास वालों का भी किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ, है ना, यहाँ पे सुनना, थोड़ा सा इस स्टोरी को यहीं रखना। और बिजनेस क्लास वाला एरिया किस्सा मैं आपको रिलेट करके बताती हूँ। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने पढ़ा काफ़ी अच्छे से कि इंडिया में क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स हैं, है ना, जब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है। जब इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं तो उनके यहाँ पे कपड़ा मिल क्लॉथ बनने लगता है बहुत सारा, वहाँ के लोगों को पहना देते हैं, वहाँ के मार्केट में बेच देते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि इंडिया में भी भेजना चाहिए, है ना। तो इंडिया में क्या करते हैं, अपना मिल्क क्लॉथ भेजने लगते हैं। इंडिया का मार्केट जो है वो फ्लड हो जाता है विथ मिल्क क्लॉथ, है ना। तो मिल्क क्लॉथ से काफ़ी ज़्यादा फ्लड हो जाता है। हमारे यहाँ पे तो क्या है, हाथ से खाना बनाया जाता है, हाथ से खाना क्या, हाथ से कपड़ा बनाया जाता है, खादी वगैरह। हमारे यहाँ का यार्न काफी अच्छी क्वालिटी का था, है ना। तो हमारे यहाँ पे ऐसा था कि अच्छी क्वालिटी का था ना, तो थोड़ा सा महंगा मिलता था। वहीं ये जो मैनचेस्टर से, ब्रिटेन से जो यहाँ पर सामान भेजने लगे थे, कपड़ा बेचने लगे थे, ये मिल्क क्लॉथ था, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्री में इकट्ठा बनने वाला, तो ये सस्ता पड़ता है। तो लोग जो है हमारे यहाँ के वो मिल्क क्लॉथ को खरीदने लगे, है ना। तो हमारे यहाँ का जो कपड़ा था वो नहीं बिक रहा था और इनका फायदा हो रहा था इस चीज से। साथ ही साथ में हमारे यहाँ से जो फिनिश्ड गुड इनके यहाँ पे जाता था उसके ऊपर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, है ना, टैक्स बैरियर्स लगा दिए, जिसके बारे में हम ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। वो यहाँ पर लगाए गए थे, है ना, ब्रिटेन ने अपने आप पर लगा लिए थे ताकि इंडिया से कोई सामान यहाँ पर नहीं बेचा जाए, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें जो है वो होने लगी थी। लेकिन ब्रिटेन क्या हो गया था, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसमें वॉर में लग गया था, ठीक है, वॉर में लग गया था। और इंडिया के जो कुछ लोग थे उन्होंने ओपियम ट्रेड से बहुत कुछ कमा लिया था। तो उन्होंने अपने यहाँ पर इंडिया में क्या करने लगे थे, वो लोग इंडस्ट्री सेटअप करने लगे थे। इंडस्ट्री जब सेटअप करने लगे थे तो धीरे धीरे करके इंडिया में भी कामकाज जो है वो थोड़ा सा पीक पर आने लगा था। याद आया कि नहीं आया, कनेक्ट कर पाए कि नहीं। तो अब बिजनेसमैन को क्या प्रॉब्लम थी, बिजनेसमैन को प्रॉब्लम ऐसी थी कि ये जो टैक्स बैरियर है, ब्रिटेन में नहीं हमारा सामान जा सकता, है ना, और बहुत लिमिटेड कर दिया था काम भी कि ब्रिटेन में तुम एक्सचेंज नहीं कर सकते, ट्रेड
को एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो फिर इंडस्ट्रीज तो सेटअप हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हमारा काम चल रहा था, है ना। फिर वो वॉर के बाद में काफी सारी चीजें जो है वो ठीक होने लगी थी, तो ये यही वाला पीरियड है। तो बिजनेसमैन के लिए ऐसा था कि हमारा सामान जो है वो हम भी दूसरे देशों में बेच सके। तो बिजनेसमैन जो लड़ाई लड़ रहे थे वो इस इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे कि हमको जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रेशो जो है वो कुछ कुछ हो जाए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब गांधी जी कह रहे हैं कि जो तुम जिस राह पे चल रहे हो ना रिया बेटा, ये गलत है। ये अगर इस तरीके से चलोगे तो बहुत बुरे पछताओगे, क्योंकि इससे तुमको कुछ मिलने नहीं वाला, साल बढ़ते जाएंगे और गुलामी और बढ़ते जाएगी, ठीक है। ऐसी स्थिति गांधी जी ने बोली कि नहीं, ये गलत चल रहा है। अगर तुमको इस चीज से बाहर निकलना है या फिर इंडिया को नेशनलिज्म वाली फीलिंग लानी है, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाना है, तो तुम सबको एकजुट होके काम करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ गांधी जी, बात तो आप सही कह रहे हो, मतलब थोड़ा तो मेरे को दिल पे लग रहा है, समझ में तो आ रहा है। अब क्या करें, अब आप बताओ क्या करें, क्योंकि इस समय तक हम कैसी लड़ाई लड़ रहे थे पता है। हम लोग क्या कह रहे थे कि हमको इंपीरियल असेंबली में सवाल करने का हक दो, हमको इंपीरियल असेंबली में बैठने का हक दो। ऐसे छोटे मोटे जो है वो हम अपने स्ट्रगल लड़ रहे थे, ठीक है, स्ट्रगल के लिए लड़ रहे थे। अब गांधी जी आए, गांधी जी ने बात की, तो मैंने बोला अब क्या करें, अब आप बताओ, आप ही हमको रास्ता जो है वो दिखा सकते हो। तो गांधी जी ने बोला बैठ मेरे पास में बैठ। मैं बैठी गांधी जी के पास, बैठ जाते हैं। मैं बैठी गांधी जी के पास। गांधी जी ने बोला कि अच्छा एक बात बता, चीज़ों को हम थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर हम यहाँ पर ये गुलामी जैसी चीज़ आई कैसे, है ना। तो गांधी जी ने बोला कि एक बात बता कि अभी इंडिया क्या बन चुका है, ब्रिटिशर्स का क्या बन चुका है ना। तो मैंने गांधी जी को बोला क्या बन चुका है, कॉलोनी बन चुका है। तो गांधी जी बोले वेरी गुड, कॉलोनी का मतलब क्या होता है। तो मैंने बोला गांधी जी कॉलोनी का मतलब ऐसा कि जब किसी देश पर कोई दूसरा देश क्या कर लेता है, पॉलिटिकल एंड लीगल कंट्रोल जमा लेता है, तो वो देश क्या बन जाता है, इस देश का कॉलोनी बन जाता है। गांधी जी ने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये कंसेप्ट तो तेरे को क्लियर है। मैं बोला हाँ आता है मेरे को, है ना। फिर गांधी जी बोले कि अच्छा अब ये बता कि स्लेव स्टेट क्या होता है। मैंने बोला स्लेव से तो मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। स्लेव स्टेट, है ना। मैंने गांधी जी को बोला स्लेव स्टेट को हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो गुलाम। गांधी जी बोले ठीक है, और बता थोड़ा सा डिटेल में, जिस तरीके से कॉलोनी का मतलब बताया। स्लेव स्टेट कब होता है, जब कोई दूसरी कंट्री किसी कंट्री के ऊपर मिलिट्री जो है तरीके से क्या करती है, कंट्रोल करती है, यानी कि सेना से हावी होती है और फिर कंट्रोल जमाती है ना। गांधी जी बोले वेरी गुड। तो गांधी जी बोले तुम अभी तक जो तुम किए जा रहे हो कि हम गुलाम हैं, तो क्या तुम गुलाम हो। मैंने बोला हाँ यार, हमारे ऊपर तो मिलिट्री अटैक हुआ ही नहीं कभी। गांधी जी ने बोला क्या ब्रिटिशर्स कभी सेना लेके आए थे तुम्हारे यहाँ पे लड़ने के लिए। हम बोला नहीं। फिर बोले क्या करने आए थे। हमने बोला वो तो ट्रेड करने आए थे, सिंपल सा, इंडिया में ट्रेड करने आए थे, स्पाइसेस वगैरह करके, फिर धीरे धीरे करके यार वो तो हमारे ऊपर पावर जमाने लगे। तो बोले वो कभी मिलिट्री लेके आए थे। मैंने बोला नहीं। तो बोले फिर वो तुम गुलाम कैसे हुए। गुलाम तो तुम हुए ही नहीं उनके, तुमको समझ ही नहीं आया कि कब वो ट्रेड करते करते तुम्हारे ऊपर पॉलिटिकल और लीगल कंट्रोल उन्होंने जमा लिया, और तुम सोचते रहे कि ये फिरंगी है, ये बड़े हैं, तो इनकी बात हमको मानना पड़ेगी, और वो पड़ेगी करते करते इन्होंने तुम्हारे ऊपर रूल जमा लिया। तो गधों, तुम अभी तक जो ये कर रहे हो कि हमको ये पावर दो, हमको ये पावर दो, तो ये पावर तुमको वो कैसे देंगे, जब उन्होंने दिमाग से खेलकर तुमको तुम्हारे ऊपर रूल जमाया है, तो फिर तुम भी तो दिमाग से खेलकर उनसे ये रूल हटवाओ। मतलब ये तो यही बात हो गई कि वो दिमाग से खेल रहे हैं और तुमको ऑक्यूपाई किए जा रहे हैं, और तुम फालतू में हाथ पैर अपने धूल में लट चलाए जा रहे हो। तो यहाँ पर अपने को फिजिकली नहीं लड़ना है, क्योंकि वो भी आपसे फिजिकली नहीं लड़ रहे। वो अगर आपसे मिलिट्री से लड़ रहे होते, वो आपसे अगर फिजिकली लड़ रहे होते, तो हम भी रिटर्न में बॉम्बार्डिंग करते, हम भी रिटर्न में मारा पीटी करते, हम भी रिटर्न में अपनी सेना बिल्डअप करते और इनसे लड़ाई करते। लेकिन वो वाला किस्सा है ही नहीं ना। आप उनको रिटर्न में वो जवाब तभी दे सकते हो जब उन्होंने रिटर्न में उन्होंने आपके साथ में ऐसी कुछ चीज की हुई है। उन्होंने तो आपके ऊपर पॉलिटिकल और लीगल कंट्रोल जमाया है, दिमाग से उन्होंने खेला है, तो अपने को भी दिमाग से खेलना पड़ेगा। मैंने बोला भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मतलब हम इतने सालों से जो लड़े आ रहे हैं अभी तक कि कहीं पे कोई बॉम्बार्डिंग कर रहा है, कहीं पे कोई मारा पीटी कर रहा है, कहीं पे कोई क्या कर रहा है, कहीं पे कोई क्या कर रहा है, सब लोग अपने अपने हिसाब से जो है वो लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। लेकिन इस चीज़ से तो हमको कुछ मिलना ही नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो हमसे लड़ाई झगड़े कभी किए ही नहीं। वो तो हमसे मीठी 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 बातें कर करके हमको क्या करने लगे, अपने अंदर जो है वो
अपने कंट्रोल में जो है वो जमाने लगे। मैं बोला अब क्या करें, अब क्या करें। गांधी जी ने बोला समझो मेरी बात को, अब तुमको करना पड़ेगा क्या, सत्याग्रह। सत्याग्रह क्यों करना पड़ेगा? गांधी जी ने सत्याग्रह का आइडिया इसलिए दिया क्योंकि ये वाली जो अभी मैंने आपको एक पूरी कहानी सुनाई, ये इसीलिए सुनाई क्योंकि हमारे दिमाग में कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार ये नॉन वायलेंस नॉन वायलेंस नॉन वायलेंस फालतू का हिंसा हिंसा कर करके कि एक कोई गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल भी दे दो, ऐसी सारी बात कर करके हमको बेवकूफ बनाते रहे गांधी जी। अपने को तो यही लगता रहा है ना, लेकिन ये बेवकूफ नहीं बनाए, इन्होंने सही तरीका हमको दिया। हम पहले बेवकूफ बन रहे थे, है ना। ये कहानी कैसे है, इंडिया में, इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स कैसे राज करने लगे उस चीज को समझना। वो हमारे यहाँ पर सिर्फ ट्रेड करने आए थे, स्पाइसेस में ट्रेड करने आए थे। इंडिया में टेक्सटाइल काफी अच्छे थे, स्पाइसेस हो गया, टेक्सटाइल हो गया, मतलब सिल्क कॉटन ये सब काफी अच्छा था। तो हमारे यहाँ उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, इनके यहाँ पे तो कुछ भी, राजा के यहाँ पे कोई बेटा हुआ या कुछ भी हुआ, गले में से चेन निकाल के हाथ में दे दी कि ले भाई रख, तू खुश रहे, इतना पैसा है। और उस समय पे यूरोपियन कंट्रीज काफी ज्यादा पुअर थी, उनके यहाँ पे खाने को लाने पड़ते थे। वो हमारे यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, लेकिन हाँ उनके यहाँ पे गोल्ड सिल्वर की खदानें जरूर थी, है ना। तो हमारे यहाँ ट्रेड करने आते, हमारे यहाँ से सामान खरीद के जाते और फिर हमारे यहाँ के लोगों को क्या देते, रिटर्न में गोल्ड सिल्वर देते, तो हम लोग और पैसे वाले हो गए थे, है ना। तो ये जब यूरोपियन हमारे यहाँ पे आए तो इन्होंने धीरे धीरे देखा कि यार यहाँ पर तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत काम जो है वो अपना जमा सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी। एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर दिया था, कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, है ना। कि मतलब यूरोप से कुछ लोग आएंगे और वो भी यहाँ पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि उस समय पे पोर्टुगीज, डच, स्पेनिश वाले लोग काफी ज्यादा इंडिया में ट्रेड कर रहे थे। तो एलिजाबेथ ने भी देखा कि यार इन लोगों को तो काफी फायदा हो रहा है, तो अपने यहाँ से भी कुछ लोगों को भेजो ट्रेड करने के लिए इंडिया में, तो हमको भी फायदा होगा। ऐसे करके ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड करने आई। समझ में आई बात? जब वो ट्रेड करने इंडिया में आई ना, तो उन्होंने देखा कि उनके कॉम्पिटिटर्स काफी ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो वीवर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, वो एकदम भाव में रहते थे। क्यों भाव में रहते थे? क्योंकि डच वाले लोग भी आ रहे हैं, स्पेनिश लोग भी आ रहे हैं, फिर अब ब्रिटिशर्स भी आने लगे, पोर्टुगीज भी आते थे, है ना। तो कस्टमर काफी ज्यादा थे, है ना। अपने मर्चेंट्स एकदम ताव में रहते थे कि जो जितने ज्यादा पैसे हमारे सामान के देगा, हम उसको क्या देंगे, उसी को सामान बेचेंगे, है ना। तो ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि यार ये कंपटीशन हमारा काफी ज्यादा है, तो वो क्या करते थे, वो लेटर भेजा करते थे अपने देश में, है ना। अपने देश में लेटर भेजा करते थे कि यार यहाँ पे कंपटीशन के कारण काफी दिक्कत आती है, हम सामान नहीं खरीद पाते, दूसरे देश भी रहते हैं, ये लोग काफी ताव में रहते हैं इंडिया वाले, ऐसे मर्चेंट्स वगैरह, ऐसा कि मतलब जहां पर जो लोग ज्यादा पैसा देंगे उन लोगों को फिर वो सामान बेचते हैं, ऐसे ना रोना गाते रहते थे। वो अपने यहाँ पे देश में लेटर भेजते रहते थे। पर वो इंडिया में, क्योंकि वो इंडिया में आए थे ना, तो वो इंडिया की स्थिति भी देखते थे, है ना, कि यार काफी बढ़िया काम चल रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या सोचा कि कंपटीशन हटा देते हैं, अगर अपन इतनी सारी जो कंट्री यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आ रही है, इसको अगर अपन हटा देते हैं तो फिर इंडिया के लोग को, हमको ही क्या करना पड़ेगा, सामान बेचना पड़ेगा। हम जितनी कीमत में बोलेंगे इतने में ही हमको सामान देंगे, हम सामान ले लेके अपने देश में जा पाएंगे और अपने देश को फायदा होगा। समझ में आई बात? तो ऐसे करके ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे ऑफिसर्स अपने आगे दरबारों में खड़े रहते थे कि यार कैसे तो भी करके क्या मिल जाए, ट्रेड की मोनोपोली मिल जाए। मोनोपोली मतलब हम ही ट्रेड करेंगे और कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं करेगा, है ना। करके धीरे धीरे करके, मतलब वो ऐसा था कि जहांगीर के कोर्ट में या फिर दूसरे जो भी राजा थे उनके कोर्ट में खड़े रहते थे। करीब एक ऑफिसर तो जो है वो 4 साल तक खड़ा रहा कि मतलब कैसे तो भी करके मोनोपोली मिल जाए। फाइनली क्या मिलती है, मोनोपोली मिल जाती है। मोनोपोली मिल जाती है, फिर वो गोमस्ताज वगैरह वाला हमने पढ़ा है ना, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कि किस तरीके से वो गोमस्ताज के साथ में इन्फ्लुएंस करके अपने मर्चेंट्स को क्या करते हैं, अपने यहाँ के मर्चेंट्स को कर्ज के अंदर डुबा देते हैं और फिर अपने यहाँ का वीविंग सेक्टर जो है वो खराब कर देते हैं पूरी तरीके से, है ना। मैं बार बार पूरी कहानी नहीं बताऊंगी, फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने बहुत अच्छे से पढ़ी और ये कहानी मैं आपको बहुत बार सुना चुकी हूँ। जितने चैप्टर हिस्ट्री के बनाए ना उसके अंदर मैंने आपको सुनाए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसे करते करते, ट्रेड करते करते, ट्रेड के बाद में ये दिक्कत आ रही है, तो पहले कंपटीशन हटा देना, कंपटीशन हटाने के बाद में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज चलना, पीछे से ऐसी चालें चलना कि ब्रिटिशर्स का फायदा हो जाए, है ना। तो जब वो ऐसी चालें चल रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि यार ये चालों में फंस जाते हैं इंडियंस, है ना, चालों में फंस जाते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पे पैसा भी काफी सारा है। फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, है ना। तो धीरे धीरे करके उन्होंने क्या की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने और जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पे दीवानी राइट्स जो है वो लेना
शुरू कर दी। दीवानी राइट्स उनको मिली पहले बंगाल, उड़ीसा और बिहार की। तो दीवानी राइट्स मतलब क्या कि रेवेन्यू कलेक्शन और सिविल जस्टिस जो है वो क्या करेंगे, ये लोग संभालेंगे। अपने यहाँ का जो वो राजा था शाह आलम, तो शाह आलम जो है वो हार गया था, उसको शाह आलम, दिल्ली दा पालम ऐसे करके भी बोला जाने लगा, क्योंकि मतलब कि हार गया, ऐसा कि दिल्ली में ही रह गया, ऐसा करके करके क्या करने लगे, ब्रिटिशर्स अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाने लगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ऐसा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी काफी ज्यादा पैसा कमा रही थी इंडिया में से, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा नहीं हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को फायदा हो रहा था। ऑफिसर्स को फायदा हो रहा था, ऑफिसर्स ने खूब जेब में अपना करप्शन कर करके क्या कर लिया था, इंडिया के लोगों से पैसा भर लिया था। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लोन में चली गई। लोन में कैसे चली गई मैम? लोन में इसलिए चली गई क्योंकि ऑफिसर अपना फायदा कर रहे थे, कंपनी का फायदा नहीं कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स फिर क्या ये जो लोग थे, ऑफिसर्स थे, ये ब्रिटिशर्स के पास में गए कि अरे यार मैं क्वीन जो है वो ऐसी दिक्कत हो गई है हमको, कंपनी तो जो है वो लॉस में चली गई है, अब क्या करें? तो ब्रिटिशर्स ने बोला, ये कंपनी वालों ने बोला कि यार आप हमको क्या कर दो, लोन दे दो थोड़ा बहुत, तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को संभाल लेंगे। ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है लोन हम दे देते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स काफी चतुर थे, उन्होंने बोला कि हम जो है वो क्विट प्रो क्यो की पॉलिसी जो है वो चलाते थे। क्विट प्रो क्यो मतलब क्या, एक हाथ लेना दूसरे हाथ देना। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हम लोन तो दे देंगे तुमको, लेकिन अब जो है गड़बड़ जो है वो हमको दिख रही है कि तुम्हारे ऑफिसर जो है वो करप्ट हुए जा रहे हैं, पैसा अपनी जेब में डाले जा रहे हैं, इस वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल हम रखेंगे। तो ऐसे करके कंपनी के थ्रू ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिटिकल पावर है वो इंडिया में आई। कि वो ऐसा नहीं है कि शुरू से ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया पे रूल करना चाह रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कंपनी को कंट्रोल उन्होंने करना शुरू किया कि यार ये कंपनी की जो भी है इनका कामकाज जो है वो हम संभालेंगे। तो ऐसे अलग अलग रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पास किए जाते थे यहाँ पर, ताकि कंपनी जो है वो कंट्रोल में रहे। फिर धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि कंपनी तो कंट्रोल में हो ही नहीं रही है, काफी दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो फिर शुरू हुआ इंडिया में क्राउन रूल। इंडिया में क्या शुरू हुआ? क्राउन रूल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया इंडिया में, और ऐसा बोला गया कि अब इंडिया की जो सारी चीजें हैं वो प्रिंसेस संभालेंगी, यानी कि जो क्वीन है वो संभालेगी, जो कि कहाँ पे बैठी हुई है, ब्रिटेन में बैठी हुई है। फिर इंडिया के ऊपर एक पॉलिटिकल ऐसा चार्टर लाया गया कि इंडिया की जो भी पावर्स होंगी वो इस तरीके से शेयर होंगी, वॉइस रॉय होगा। फिर वो गवर्नर जनरल पहले बनाया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, फिर वाइस रॉय वाला सिस्टम वो लोग लेकर आए। तो ऐसा उन्होंने देखा कि ये सिस्टम लाए जा रहे हैं, हम जो है वो सिस्टम इंडिया में लाए जा रहे हैं और इंडिया के लोग इसको अडॉप्ट किए जा रहे हैं, मतलब ये कौन सा काम हुआ? तो इन लोगों को लगा कि यार ये तो इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, हम अपना दबाव बना सकते हैं। ऐसे करके इंडिया के ऊपर दबाव बनाया गया। तो गांधी जी जब इंडिया में आए थे, इसीलिए उन्होंने बोला कि इनका जो दबाव है वो ग्रेजुअल था। इन्होंने देखा कि इंडिया के लोग भोले भाले हैं, ये अपनी बातों में फंस रहे हैं, तो इनको फंसाते जाओ, इनसे जितना आप ले सकते हो इतना लेते जाओ। इसीलिए गांधी जी का कारण था कि यहाँ पर सत्याग्रह चलाया जाए, क्योंकि उन्होंने आपको कभी मार पीट के अपना हक नहीं जमाया, उन्होंने दिमाग से खेला। तो अब अपने को भी दिमाग से खेलना पड़ेगा। सत्याग्रह वो क्यों लेकर आए थे? चाहते तो वो भी मारपीट करवा सकते थे, चाहते तो वो भी ये कह सकते थे कि गोलीबारी कर दो, उनका क्या जा रहा है, करवा लेते। लेकिन उन्होंने ये रियलाइज किया कि अगर गोलीबारी करेंगे या ये सारी चीजें अगर हम करते भी हैं तो कुछ चेंजेस अगर आए भी तो वो टेम्पररी चेंजेस आएंगे, परमानेंट चेंजेस नहीं आएंगे, है ना। और ऊपर से उस समय पर जो ब्रिटिशर्स थे वो थोड़े पावरफुल थे एज कंपेयर टू इंडिया, और इंडिया में सबसे बड़ी बात यूनिटी नहीं थी, है ना। किसी को कुछ कह दिया तो बहकावे में आ गया, किसी को कुछ कह दिया तो बहकावे में आ गया, किसी को कुछ कह दिया तो बहकावे में आ गया। यहाँ पे गांधी जी ने रियलाइज किया कि ये जो सारे लोग हैं, पहले इनको इकट्ठा करना पड़ेगा, इनके मत को एक करना पड़ेगा, तभी जाकर हम मूवमेंट जो है वो चला पाएंगे। इसीलिए गांधी जी इंडिया में क्या लेकर आए? सत्याग्रह लेकर आए। उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हो, दिल से चाहते हो, अगर आपकी लड़ाई जो है वो सामने वाले बंदे से सच को लेकर है और न्याय को लेकर है, तो आप सामने वाले को थप्पड़ चाटे मत मारो, लाड डुके मत मारो, उसको प्रोवोक करो इस तरीके से कि उसको अंदर से रियलाइज हो, अंदर से गिल्टी फील करो कि यार मैं गलत किया इन लोगों के साथ में। समझ में आ रही है बात? व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह मीन्स द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। उन्होंने बोला चिंता मत
बात करो इंडियंस, मैं दिखाता है तुमको रास्ता, ठीक है, मैं बताता हूं तुमको सत्याग्रह क्यों अडॉप्ट किया गया, क्योंकि इफ द कॉज वाज ट्रू एंड स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस देन नो वेनेजेंस और नो एग्रेसिव नथिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि सामने वाले को प्रताड़ित करो या फिर उसको परेशान करो, ये सारा कुछ भी नहीं करना है। ओनली नॉन वायलेंस, सिर्फ और सिर्फ अहिंसा जो है हमको बना के रखनी है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑपरेसर खुद फील करने लगेगा कि अरे यार हमने इनके साथ में इतना गलत किया, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं और हमको इस गलत को रोकना चाहिए, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मेरे से गलती होगी, ऐसी सामने वाले के अंदर जब फील आएगी तो अपने आप जस्टिस जो है वो हमको मिलेगा। बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ ऑपरेसर, ऑपरेसर मतलब जो आपको ऑपरेस कर रहा है, मतलब जो आपको परेशान कर रहा है ना, वो क्या हो जाएगा ऑपरेसर। तो ऑपरेसर के कॉन्साइंस को, मतलब उसके जो अंदर, उसके अंदर कोई मानव बैठा है ना, उसको क्या करो, उसको अपील करो कि मतलब उसको अंदर से फील हो कि यार जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। नॉन वायलेंस मतलब क्या, फोर्सिंग टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, है ना, मतलब जबरदस्ती चाटे मार के कि नहीं मान तू गलत कर रहा है, तेरी बात बचा दूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, कि नहीं तू गलत है, ये सारी चीजें। मतलब हम क्या करें, लाडू से मारे 10 लोगों को लेके जा रहे हैं, उसको झंझोड़ दे रहे हैं कि नहीं समझो, या फिर मारा पीटी कर रहे हैं, फिर वो डिसुम जो है वो हो रहा है, ये क्या होता है, ये वायलेंस होता है। उसको हम फोर्स कर रहे हैं कि तुम समझो हम जो कह रहे हैं। जबकि नॉन वायलेंस क्या कहता है, परसुएडिंग टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, मतलब सामने वाले को फील लेकर आओ कि वो ट्रूथ को अपने आप क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। गांधी जी को ये भरोसा था कि ये अगर हम सही तरीके से आगे चलेंगे ना, सही तरीके से आगे चलेंगे तो वाकई में इंडियंस जो है वो यूनाइट हो पाएंगे। नहीं तो फिर अगर मान लो कि 4 लोगों ने ग्रुप बना लिया नॉर्थ इंडिया में कि हम क्या करने वाले, हम ब्रिटिशर से लड़ने वाले, तो साउथ इंडिया वाले, मतलब मैं ऐसा किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, नॉर्मल सा एग्जांपल दे रही हूँ, है ना, तो फिर वो नीचे वाले या साइड वाले या इधर वाले क्या करने लगेंगे, बुराई करने लगेंगे, अरे और इन लोगों ने तो गोलीबारी कर दी, अरे ये गलत है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज आएंगी। जबकि अगर सभी लोग, एक बंदा अगर सही तरीके से काम करेगा तो दूसरे को भी लगेगा कि नहीं यार जो है बंदे ने अंदर से इनिशियल जो है वो सही किया, क्योंकि एक रियल अगर बंदा होता है तो उसको यही करना चाहिए, उसको शांति से काम लेना चाहिए, उसको सामने वाले को परसुएट करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि नहीं तू गलत कर रहा है। जब ये सारे लोग इसी तरीके से काम करेंगे तो सब लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक फीलिंग रहेगी जब लोगों के अंदर, तो यूनिटी भी बन जाएगी। इसलिए गांधी जी ने स्टार्टिंग जो है वो किससे की, सत्याग्रह से की। गांधी जी अपनी लाठी, अपनी लुंगी, अपनी शॉल लपेट के चले और उन्होंने अलग अलग जगह लोगों की परेशानियों को समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा जब वो पूरे टूर पे निकले ना चीज़ों को समझने के लिए 1915 के बाद में, तो उन्होंने देखा कि हर जगह जो है वो लोग परेशान है ना, तो फिर उन्होंने हर जगह पर क्या किया, अपना सत्याग्रह शुरू किया। पहला सत्याग्रह उन्होंने कहाँ पे किया था, चंपारण, कहाँ पे, बिहार में। मैप पे भी लोकेट करने को आता है, हम कर चुके हैं मैप वर्क कंप्लीट, आप उसको देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो चंपारण जो है वहां पर उन्होंने क्या किया, टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। वहां पर प्लांटेशन सिस्टम काफी ज्यादा ऑपरेसिव थे। प्लांटेशन किस चीज का हो रहा था, इंडिगो वगैरह का हो रहा था, क्योंकि वहां पे क्या था, लोगों को, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों को इंडिगो चाहिए था उनकी इंडस्ट्रीज के लिए, डाई, ब्लू डाई, है ना। अब यहाँ पे ब्लू डाई का क्या काम, हम फसल उगाएंगे तो फसल खा पाएंगे। अब ये जबरदस्ती कह रहे हैं कि तुम इंडिगो उगाओ, तो इंडिगो उगाओगे तो हम खाएंगे क्या, तुम तो ले जाओगे इंडिगो बिन बिन के हमारे यहाँ से, लेकिन फिर हम खाएंगे क्या, है ना। तो बहुत ज्यादा फोर्स किया जा रहा था लोगों को कि इंडिगो ग्रो करो। तो गांधी जी ने यहाँ पर भी सत्याग्रह चलाया। उसके बाद में खेड़ा में भी उन्होंने सत्याग्रह चलाया, विच इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, 1917 में। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, टू सपोर्ट द पीजेंट्स हु वर अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लाग एपिडेमिक, the peasants of खेड़ा could not pay the revenue and were demanding that revenue collection should be relaxed। तो यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि जो खेड़ा के लोग हैं, मतलब सभी लोगों के ऊपर एक रेवेन्यू सिस्टम लगाया हुआ था कि जितनी फसल तुम उगाओगे उसका इतना इतना पार्ट तुमको क्या करना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पर प्लाग एपिडेमिक के कारण फसल जो है वो नष्ट हो गई थी। जब फसल ही नष्ट हो जाएगी तो बंदा कहाँ से जेब से फाड़ के देगा, पैसे नहीं दे सकता ना। तो फिर यहाँ पे लोग ऐसा चाह रहे थे कि जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा कम कर दिया जाए, या फिर एक टाइम के लिए हमको माफ कर दिया जाए, अगले में हम पे कर देंगे। मना नहीं कर रहे थे लोग बेचारे पे करने के लिए, पर वो कह रहे थे कि अब जब क्रॉप ही
फेल हो गई तो हम कहाँ से रेवेन्यू देंगे, हमारे पास खाने को खाना नहीं है तो तुमको हम कैसे हमारा हिस्सा दें, है ना। लगान वाली पिक्चर आपको याद होगी, उसमें भी ऐसे ही होता है, फिर वो लोग क्रिकेट खेल के लड़ते हैं ना। जैसे अलग अलग जगह काम चल रहा था, तो यहाँ पर इन्होंने, गांधी जी ने क्या किया, यहाँ पर भी सत्याग्रह चलाया कि लोग जो है वो, अब जैसे कि ये रियल में फील करने वाली चीज है ना। तो अब यहाँ पे तुम लड़ाई झगड़े करोगे तो वो सामने वाला तुमको और दो चाटे मार के जाएगा, है ना, कि नहीं चुप रहो, काम करो, ऐसे करके। वहीं जब ये लोग, हमारे लोग जब इस तरीके से हम स्ट्रगल करेंगे कि नहीं आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, हम कहाँ से लाके दें, तो जो सामने वाला आपको ऑप्रेस कर रहा है वो भी तो कहीं ना कहीं इंसान है, उसके अंदर फीलिंग है कि नहीं यार अब इनके पास भी नहीं है क्रॉप, तो फिर कर देते हैं, थोड़ा सा माफ कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजें जब होंगी तो ये लोग भी खुश होंगे, ये लोग भी खुश होंगे, और ब्रिटिशर्स को भी लगने लगेगा कि हाँ यार हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। यहाँ पर भी सत्याग्रह चलाया, लास्ट में उन्होंने अहमदाबाद में भी सत्याग्रह चलाया टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग कॉटन मिल वर्कर। यहाँ पे कॉटन मिल वर्कर को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, तो इनको भी मदद करने के लिए सत्याग्रह जो है वो गांधी जी ने चलाया था। ये 3 ईयर्स आपको याद रखने हैं, ये 3 सत्याग्रह आपको याद रखने हैं। अगर सत्याग्रह पे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज सत्याग्रह, वाई सत्याग्रह, वाई नॉन वायलेंस, कहाँ कहाँ पे गांधी जी ने चलाया, हाउ डिड इट अनफोल्ड, तो आपको ये सारी चीजें, पिछली वाली और ये वाली सारी चीजें आपको क्या करनी है, अच्छे से लिखनी है। समझ में आई बात। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में कहानी समझना। अब सत्याग्रह तो चल रहा था, हर जगह पर लोग जो है वो अपने अपने तरीके से क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को प्रोवोक कर रहे थे कि वो समझे कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, है ना। अब ऐसा था कि पहले से टेलीफोन नहीं थे कि यहाँ से फोन करके किसी को कह दिया कि नहीं इस तरीके से आपको काम करना है। अब यहाँ पे जैसे कि चंपारण में पहुंचे, खेड़ा में पहुंचे, नीचे जो है वो कहाँ पे अहमदाबाद वगैरह में पहुंचे, तो लोग जब एक दूसरे से बात कर रहे थे ना तो वो मसाला डाल डाल के कह रहे थे, है ना। किसी को तो नॉन वायलेंस समझ में आया, किसी को नॉन वायलेंस समझ में नहीं आया। तो गांधी जी चाह रहे थे कि नॉन वायलेंस की तरीके से काम हो, लेकिन कहीं पे हो रहा था, कहीं पे नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी चीजें जो है वो काफी ज्यादा सही तरीके से फिर भी चल रही थी। गांधी जी को दिख रहा था कि सत्याग्रह काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है और लोग जो है वो समझ रहे हैं थोड़ा बहुत चीजों को, है ना। तो अलग अलग जगह पर मास मूवमेंट होने लगे, अलग अलग जगह पर लोग अपने अपने हिसाब से सत्याग्रह चलाने लगे। जब चलाने लगे तो ब्रिटिशर्स को भी ऐसा लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है, ये तो गड़बड़ हो रही है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम सत्याग्रह चला रहे ब्रिटिशर्स बैठे रहेंगे क्या, चलाते रहो, ऐसा नहीं करेंगे ना, ब्रिटिशर्स भी अपनी तरह से कुछ तो एक्शन लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रॉलेट एक्ट निकाला। रॉलेट एक्ट मतलब क्या, रॉलेट एक्ट की हम बात करते हैं, इट वाज पास्ड हरिडली थ्रू इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो पास किया गया था रॉलेट एक्ट। हरिडली पास मतलब कि उनके हिसाब से, अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडिया के भी कुछ मेंबर्स जो हैं वो थे, ठीक है, थोड़े बहुत मेंबर्स जो थे हमारे यहाँ से, मतलब इंडिया के जो मेंबर्स थे उन्होंने इस चीज को अपोज किया, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। रॉलेट एक्ट जो है वो पास हुआ। क्या होता है मैम रॉलेट एक्ट, क्या चीजें हुई इसके अंदर, तो रॉलेट एक्ट ऐसा था कि कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएगा इंडिया में से 4 लोग खड़े रह के कि हम जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ऐसे कुछ पाए गए, है ना, कुछ करते हुए, कुछ हरकत करते हुए, तो उनको क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अरेस्ट भी करेंगे तो विदाउट ट्रायल अरेस्ट करेंगे, मतलब उनको कोर्ट वोर्ट में पेशी नहीं होगी, सीधे अरेस्ट करेंगे और 2 साल बाद छोड़ेंगे। समझ में आई बात, ये चीज हुई। हरिडली पास थ्रू इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, यूनाइटेड अपोजिशन फ्रॉम इंडियन मेंबर्स, इनॉर्मस पावर टू द गवर्नमेंट। अब इसकी वजह से गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर मिल गई ना, कि जहां पर भी 4 लोगों को देख रहे हैं कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, उनको उठाओ, जेल में बंद करो, 2 साल तक छोड़ो मत, है ना। तो इससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स को जो है काम जो है वो उनका आसान हो जाएगा, लेकिन इंडियंस का काम जो है वो बेकार हो जाएगा ना, क्योंकि अगर कुछ मूवमेंट चलाना है, कुछ चीजें करनी है, तो उसके लिए इकट्ठा तो होना पड़ेगा। अब जेल में डाल देंगे तो फिर वो मेंबर्स तो कम हो जाएंगे ना। रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, किस कारण से करना चाह रहे थे लोग, रॉलेट एक्ट किस कारण से लाया, ताकि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो लोगों ने करना शुरू कर दी है उसको क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा बंद कर दिया जाए। डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल सोल्जर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, उनको जेल में बंद कर देंगे 2 साल के लिए और फिर छोड़ेंगे भी नहीं। इसके कारण से क्या हुआ, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने बोला कि यार हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो सत्याग्रह की बात कर रहे हैं कि हम आपसे लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, हम आपसे माराकूटी नहीं करेंगे, हम आपको क्या करेंगे, हम अहिंसा के साथ में आपसे लड़ेंगे, और आप हमारे ऊपर क्या कर रहे हो, रॉलेट एक्ट जैसी चीज लागू कर रहे हो। तो फिर गांधी जी ने बोला कि अगर ये रॉलेट एक्ट बंद नहीं करते हैं तो हम
6 अप्रैल से एक हड़ताल शुरू करेंगे और नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करेंगे अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट। क्योंकि सत्याग्रह जब अलग अलग जगह पे शुरू होने लगे थे ना, तो लोग बढ़िया से कहीं पे रेलवे कनेक्शन तोड़ दे रहे हैं, कहीं पे इन ब्रिटिशर्स के कम्युनिकेशन तोड़ दे रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, है ना। तो इनको रिप्रेस करने के लिए उन्होंने रॉलेट एक्ट पास किया। गांधी जी ने बोला कि यार ये तो गलत है, हम सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, तुम हमारे लोगों को उठा उठा के जेल में बंद कर दे रहे हो, तो ये चीज हम नहीं सहेंगे। हम जो है वो अगर ये नहीं रॉलेट एक्ट बंद करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, 6 अप्रैल से हड़ताल से शुरुआत करेंगे ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। लेकिन इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें हुई। क्या दिक्कतें हुई? रैलीज, वर्कर स्ट्राइक, शॉप्स क्लोज, सब लोगों ने अपने अपनी जगह पर मतलब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट क्या करने लगे, वो लोग काफी ज्यादा अपने अपने हिसाब से स्ट्राइक वगैरह करने लगे। स्केयर्ड दैट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवेज, टेलीग्राफ वुड बी डिस्टर्बेड, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। इन ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि अब ये और भड़क जाएंगे, इंडियंस और भड़क जाएंगे तो हमारे कम्युनिकेशन वगैरह तोड़ देंगे, जो मैंने अभी आपको बताया। तो वो नेशनलिस्ट जो लोग थे, जो अलग अलग जगह पे इकट्ठे हो रहे थे, उनके ऊपर और उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, मतलब और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है वो शुरू कर दी। लोकल लीडर्स जो है वो अमृतसर से उठा लिए गए। महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से रोक दिया गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर फायरिंग की। वाइड स्प्रेड अटैक हुए ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन। मार्शल लॉ वॉज imposed and जनरल डायर टुक कमांड। इस चीज को समझना, पूरी स्थिति समझो। गांधी जी आए, सत्याग्रह उन्होंने किया, अलग अलग जगह पर सत्याग्रह होने लगा। रॉलेट एक्ट, इसको रिप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट लागू किया कि अगर कोई भी इकट्ठा होता हुआ हमको दिखा तो हम क्या करेंगे, उसको 2 साल के लिए जेल में बंद कर देंगे। गांधी जी ने बोला ये तो गलत है, हम तो सत्याग्रह की बात कर रहे हो, तुम हमको जेल में डालने की बात कर रहे हो। तो फिर लोग जो है वो और भड़क गए। लोगों ने अलग अलग जगह पर कम्युनिकेशन लाइन्स और ये सारी चीजें इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, और ब्रिटिशर्स को भी रियलाइज हुआ कि ये लोग ऐसा करेंगे, इंडियंस जो है वो ऐसा करेंगे। तो फिर उन्होंने और स्ट्रिक्टनेस बरताई, जहां पर भी उनको नेशनलिस्ट लोग दिखने लगे उनको जेल में डालने लगे। ठीक है, जेल में डालने लगे, साथ ही साथ में क्या करने लगे कि अरेस्ट वगैरह शुरू कर दिया। अमृतसर पे पीसफुल लोगों के ऊपर भी बहुत सारी जगह पर फायरिंग हुई, और साथ ही साथ में अरेस्ट के साथ साथ में क्या करने लगे वो लोग, गांधी जी को दिल्ली में आने से मना कर दिया, है ना, और मार्शल लॉ भी इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ मतलब क्या कि अब तो बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, लोग दिखने ही नहीं चाहिए इकट्ठे होते हुए, दिखे तो मार देंगे, ऐसा। ठीक है, तो अब ये मार्शल लॉ इम्पोज हो गया, और कमांड किसको दे दी, जनरल डायर को, कि जनरल डायर को अब क्या करना है, संभालना इन चीजों को, जहां पर भी लोग दिखे अटैक कर दो, मार दो, ठीक है, छुट्टी करो, ऐसा। अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई, जलियांवाला बाग जैसा इंसिडेंट्स हुआ। जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स में क्या हुआ कि ये जो रॉलेट एक्ट चल रहा था, सत्याग्रह भी थे, अब ये जितना रिप्रेस कर रहे थे, इतने इंडियंस कह रहे थे कि नहीं देख लेंगे, ऐसे कैसे मार देंगे, हम भी इकट्ठे होंगे, हम भी करेंगे, क्यों ना करें, तुम हमारे ऊपर गुलामी जमा रहे हो तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठे भी होते थे, ये लोग जेल में डाल देते थे, फिर भाग के आ जाते थे, ऐसे सारा सीन जो है वो चल रहा था। अब 10 अप्रैल को अमृतसर में इन लोगों ने पीसफुल फायरिंग, जो पीसफुल लोगों के ऊपर क्या कर दी थी, फायरिंग कर ही दी थी। साथ ही साथ में 10 अप्रैल के बाद में ही 13 अप्रैल को क्या हुआ कि बैसाखी का फेयर लगा हुआ था अमृतसर में, मतलब बैसाखी का जो रहता है ना एनुअल फेयर, वो जो मेला वगैरह लगता है वो लगा हुआ था। तो बहुत सारे आसपास के गांव के लोग भी वहां पे आए हुए थे। अब ऐसा है कि अभी तो न्यूज़पेपर है, कुछ भी होता है तो फट से सारी जगह फैल जाता है, पहले थोड़ी फैलता था कि अब मार्शल लॉ इम्पोज हुआ है, क्या गाँव के लोगों को समझ में आएगा, रॉलेट एक्ट है, क्या गाँव के लोगों को समझ में आएगा। तो वो तो बेचारे क्या आए थे, मेला देखने आए थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस पॉलिटिकल चीज को या फिर रॉलेट एक्ट को रिप्रेस करने के लिए इकट्ठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे। ठीक है, जनरल डायर को कमांड दे दी गई थी, और जनरल डायर को बोल दिया गया था कि भाई अगर कोई भी ऐसा कुछ दिखे तो सीधे क्या करना, उड़ा देना। ठीक है, तो जनरल डायर ने क्या किया, वाकई में ये चीज को इंप्लीमेंट किया कि ये लोग पूरे ग्राउंड में जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। बैसाखी का मेला भी चल रहा था और बहुत सारे लोग नेशनलिस्ट लीडर्स जो है वो वहां पे इकट्ठे भी हुए थे कि कुछ प्लानिंग कर सके। जनरल डायर ने हर जगह के गेट जो है वो बंद करवाए, सारे जो पुलिस वाले हैं उनको इकट्ठा किया और
ओपन फायरिंग जो है वो जलियांवाला बाग में शुरू कर दी। अब वो जलियांवाला बाग में शुरू की, अब आप सोचो कि पूरा खुला मैदान है और बहुत सारे लोग हैं और अचानक से गोलीबारी शुरू हो रही है चारों तरफ से और बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। सोचो, मतलब आप फील करो, आप सोचोगे ना, अगर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। धड़ 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 जो है वो गोलियां लग रही है, लोग भगदड़ मच गई, कैसे निकले, क्या करें, क्या चीजें करें। लोगों को दिखा कि कुआं है वहां पे एक, अगर कुएं के अंदर चले जाते हैं तो फिर गोली नहीं लगेगी, तो लोग कुएं में कूदने लगे। अब आप सोचो कि कुआं इतना गहरा है, कभी जलियांवाला बाग जाओ तो आप देखना, अब तो काफी पूरा एरिया जो है वो उसको बहुत अच्छा बना दिया गया है। वो ना कुएं को कांच से कवर किया है पूरा, लेकिन आप झांक के अगर देखोगे ना तो कुआं बहुत गहरा है। मतलब इतने अगर आप नीचे कूदे ना तो जो पहले शुरुआती लोग अगर कुएं में कूदे भी होंगे तो वो तो कूदने से ही उनकी जान चली गई होगी। इतना नीचे कूदोगे भम करके तो लगेगी नहीं क्या, तो वैसे ही उनकी मौत हो गई। और फिर उसके बाद में लोग धड़ 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 करके कुएं में कूदने लगे। फिर वो कुएं में कूदने लगे, मतलब वहां पर अभी भी निशान है, दीवारों पर अभी भी निशान है गोलियों के। तो बहुत भयंकर तरीके से फायरिंग शुरू हुई। फिर इस चीज ने क्या किया, दहशत फैला दी, सभी दूर दहशत फैला दी। मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हम सत्याग्रह से लड़ेंगे, हम लोग कह रहे हैं हम अहिंसा से लड़ेंगे, हम लोग कह रहे हैं कि हम इनके कॉन्साइंस को क्या करेंगे, अपील करेंगे कि ये लोग समझे कि ये जो कर रहे हैं हमारे साथ में गलत कर रहे हैं, और ये रिटर्न में ऐसी चीजें कर रहे हैं। मतलब आप सोचो ना, कैसे पूरी जगह पर आप फायरिंग कर सकते हो, ओपन फायरिंग कर सकते हो। भयंकर उन्होंने ओपन फायरिंग जो है वो की। जनरल डायर से बाद में पूछा भी गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके मतलब दिल में थोड़ा सा भी नहीं लगा, कुछ तो इंसानियत होगी। मतलब एक लड़ना वड़ना सारी चीजें ठीक है कि आप गुलाम आपने बना दिया, सारी चीजें ठीक है, पर एक दिल में नहीं रहता कि यार कैसे आप इतने लोगों के, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सारे लोग हैं, आप उनके ऊपर गोलीबारी कर देते हो। मतलब ऐसा दिल में बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा लगा नहीं कि क्या कैसा इंसान हूं मैं। तो उनको जब ऐसा पूछा तो उन्होंने रिटर्न में क्या जवाब दिया कि मैं लोगों के अंदर एक फियर जगाना चाहता था, क्योंकि रॉलेट एक्ट इंपोज कर दिया था, मार्शल लॉ इंपोज कर दिया था, फिर भी अगर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई डर नहीं है। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट से डर नहीं बनेगा तब तक वो लोग ऐसी चीजें करते रहेंगे। तो लोगों के अंदर ये डर होना चाहिए कि अगर हम इकट्ठे होंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसी चीजें भी कर सकती है, ऐसा उनका जवाब था। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, किलिंग 1000। ऐसा उन्होंने क्यों किया, टू प्रोड्यूस मॉरल इफेक्ट, कि जनता के अंदर क्या हो, दहशत जो है वो फैले, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज द फीलिंग ऑफ टेरर एंड ओ। ठीक है, तो ऐसी जनरल डायर की मान्यता थी और जनरल डायर ने इसलिए वहां पर ये चीज की थी। आप ऐसे इमेज में देख सकते हो, ये कुआं भी देख सकते हो वहां पर, अगर आप जाओगे तो आपको वहां पर ऐसे दिखेगा। ये कुआं जो है वो बहुत गहरा है, बहुत ही ज्यादा गहरा है। मतलब यहाँ पे पाइप भी आपको ऐसा दिखेगा। एक तो मतलब एकदम से कोई कूदे पाइप के ऊपर कूदे तो बेचारे और हालत खराब। ठीक है, ये इस तरीके से कुएं को अब ऐसा कवर कर दिया है, उसके पे कांच लगाए हैं, ऐसे देख सकते हैं हम लोग ऐसे नीचे। ठीक है, और ऐसी गोलियों के अभी भी निशान है वहां पे, ऐसी दीवारें थी। अब वो गार्डन जैसे थोड़े ना था, वो बहुत समय की बात है। गार्डन तो जैसा अब बना दिया गया, टूरिस्ट प्लेस बना दी, लोग देखे कि कैसा हुआ था वहां पर, है ना। तो वहां पर अभी भी ऐसे दीवारों के ऊपर गोलियों के निशान है जो ऐसे लगाए हैं, मार्क किए गए हैं। अब गांधी जी को लगा कि भाई ये चीज थोड़ी सहेंगे, मतलब एक मैंने ऐसा बोला है कि कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे लेके आओ, तो ये चाटा थोड़े ना मारे, मतलब ये तो क्या कर रहे हैं, तो लोगों को मार दे रहे हैं। अब मतलब भीड़ के ऊपर ओपन फायरिंग कर दे रहे हैं। गांधी जी ने बोला ये चीज गलत है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, मास स्ट्रगल जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी ये भी जानते थे कि ये मास स्ट्रगल तब तक नहीं हो सकता जब तक हिंदू और मुस्लिम यूनाइट ना हो जाए। हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने की जरूरत है। अगर हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो मास स्ट्रगल किया, बोला कि सब लोग इकट्ठे होने, एक ग्रुप इकट्ठा होगा, एक ग्रुप इकट्ठा नहीं होगा, फिर जो दूसरा ग्रुप इकट्ठा नहीं होगा तो वो रिटर्न में चाल भी चल सकता है, ब्रिटिशर्स उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और फिर उसकी वजह से सारा काम जो है वो बिगड़ जाएगा। तो इंडियंस ने जो सारे लोग हैं, सभी लोगों को जब इकट्ठा होंगे, उनके मन में फीलिंग आएगी कि नहीं साथ में मिलके हमको मूवमेंट को लड़ना है, हमारे देश का काम है, तभी जो है वो काम होगा। अब गांधी जी सोच रहे थे कुछ ऐसा मिले, ऐसा मौका मिले जिससे कि क्या हो, मुस्लिम्स और इंडियंस जो है वो क्या हो जाए, हिंदूज जो है वो क्या हो जाए, मिल जाए, है ना, साथ में ये काम करें। तो उनको ये मौका मिला, फाइनली उनको ये मौका मिला। क्या हो रहा था कि मैंने बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो दो ग्रुप थे, एक सेंट्रल पावर और एक अलाइज, है ना, तो उसमें सेंट्रल पावर जो है वो हार गई थी, अलाइज जो है वो जीत गई थी। अब सेंट्रल पावर में जो हारी थी
ना उसके अंदर एक कंट्री थी टर्की। तो अब टर्की का जो लीडर थे ना, टर्की के जो लीडर थे वो मुस्लिम लोगों के लीडर माने जाते थे, है ना। ऑटोमन टर्की के जो लीडर थे वो मुस्लिम लोगों के लीडर माने जाते थे, मतलब उनको एक गॉड फादर की तरह मुस्लिम लोग देखते थे, है ना। तो एक हार्श पीस ट्रीटी जो है वो इम्पोज की जा रही थी ऑन द लीडर ऑफ टर्की, है ना। तो यहाँ पर मुंबई में भी एक खिलाफत, मतलब वो जो लीडर थे ना उनको खलीफा कहा जाता था। तो यहाँ पर मुंबई में भी खिलाफत कमेटी बिठाई गई थी। क्यों खिलाफत, मुंबई में क्यों खिलाफत कमेटी बिठाने की जरूरत है? क्योंकि जो अलाइज थे, है ना, ये मैंने क्या बताया था आपको, इसके अंदर घाट थी, मतलब घाट मतलब ये सारी कंट्री, इसके अंदर टर्की, है ना। तो ये लोग हार गए थे और जीती कौन सी थी, ये ब्रिजू, ये याद करने के लिए है ना। मतलब ऐसे सही में मत लिख के आ जाना कि ये घाट और ब्रिजू जीते थे, ठीक है। ये कौन सी है, ये सेंट्रल पावर है ना। तो ये वाले लोग ये वाले लोग जीत गए थे और ये वाले लोग हारे थे। तो ये जीतने वाले में कौन थी, ब्रिटेन, और हारने वाले में टर्की थी, है ना। अब इंडिया के ऊपर किसका कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स का। और ये ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, टर्की के जो राजा थे यानी कि जो खलीफा थे उसके ऊपर एक हार्श पीस ट्रीटी इंपोज कर रहे थे। तो ब्रिटेन यहाँ पे इंडिया में रूल कर रहा है और ये दुश्मन का दुश्मन क्या बन गए, दोस्त बन गए। तो ऐसे यहाँ पर क्या किया, खिलाफत कमेटी बिठाई गई ताकि इंडिया में भी प्रोटेस्ट किया जाए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो टर्की के लीडर के ऊपर क्या कर रहे थे, हार्श पीस ट्रीटी इंपोज कर रहे थे। समझ में आई बात? तो ये जो खिलाफत कमेटी जिन्होंने बिठाई थी, ये दो ब्रदर्स थे, है ना, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ये कंटिन्यू गांधी जी के साथ, उनको भी पता था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ में काम होगा और गांधी जी को भी पता था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ में काम होगा। तो ये दोनों भाई कंटिन्यू गांधी जी के साथ में मीटिंग कर रहे थे कि गांधी जी हम लोग मिलकर कुछ अच्छा करें, कुछ चीजें जो है वो निकालें और साथ में मूवमेंट लड़े ताकि आपका भी काम हो जाए, हमारा भी काम हो जाए। गांधी जी ने बोला ये तो सही मौका है, बिल्कुल हम साथ में कर सकते हैं। तो ऐसे गांधी जी ने क्या किया, ही टुक अप द खिलाफत इशू। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू launch a more broad-based movement in India. Need was to unite Hindus and Muslim. He took up the Khilafat issue. क्यों खिलाफत इशू उठाया? A harsh peace treaty was to be imposed on Khalifa after the defeat of Ottoman Empire in First World War. तो Ottoman Empire कौन सा है? टर्की का है, ठीक है। समझ में आई बात? A खिलाफत कमेटी was formed in Bombay in March 1919. तो क्यों बिठाई गई थी ये मैंने आपको रीजन बता दिया, एनसीईआरटी में नहीं बताया हुआ है लेकिन पता होना चाहिए। मोहम्मद अली एंड शौकत अली began discussing महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन दिस इशू, है ना। ये लोग भी चाहते थे कि एक मास एक्शन जो है वो लिया जाए, लेकिन इंडिया में कुछ लोग, गांधी जी ने बोला कि अब हम क्या करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोग इंडिया में भी क्या थे, काफी ज्यादा रिलक्टेंट थे। कुछ लोग इस मूवमेंट के फेवर में थे, कुछ लोग इस मूवमेंट के फेवर में नहीं थे। लेकिन फाइनली कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920, जो कि हम मार्क भी करते हैं ऑन मैप, यहाँ पर क्या किया गया, एक इस चीज को कन्विंस कर दिया गया, लीडर्स को कन्विंस कर दिया गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमको क्या करना है, करना ही करना है। The convinced other leaders the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. ठीक है, गांधी जी saw this an opportunity to bring Muslims under the umbrella of United National Movement. तो बस अब क्या हो गए, अब सारे लोग तैयार हो गए फाइनली कि हम क्या करें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट कर सकते हैं। अब ये सवाल आ सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों, तो समझना गांधी जी और सब लोगों ने ये चीज रियलाइज की कि इंडिया में अगर ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल जमा पाए हैं तो वो इसलिए जमा पाए हैं क्योंकि इंडियंस ने हमेशा उनके साथ में कॉपरेट किया। उन्होंने बोला कि अब आपको वहां से रानी रूल करेगी, तो हमने बोला हाँ ठीक है, यहाँ से दीवानी राइट दे दी, यहाँ पे मोनोपोली दे दी, सब कुछ हमने अपने हाथों से उनको परोस के दे दिया। वो फंस गए वॉर में, उनको जरूरत है किसी चीज की, तो हम यहाँ से चल दिए उनकी सेना बन के। तो हमने क्या किया, शुरुआत से कॉपरेट किया ब्रिटिशर्स के साथ में कि हाँ आप तकलीफ में हो तो हम मदद करेंगे ना तुम्हारी, या तुमको हमारे यहाँ पे रूल जमाना है, हाँ बिल्कुल जमाओ। तो हमको इनिशियल डेज में रियलाइज ही नहीं हुआ, है ना। गोमस्ताज से वो कहानी शुरू हुई थी, धीरे धीरे वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते रहे कि सिर्फ ट्रेड करने आए थे, था उनके पास में कुछ भी नहीं, कर करके हमारे यहाँ से सारा कुछ लूट गए। तो ये चीज हम लोगों ने रियलाइज करी धीरे धीरे करके, जब थोड़ा सा दिमाग बढ़ने लगा, कुछ रास्ते दिखाए कुछ लीडर्स ने, तो बाकी सारे लोगों के दिमाग में भी चमकने लगा कि हाँ सही बात है। ठीक है, तो गांधी जी अपने ये जो है उनकी किताब हिंदू स्वराज, जब बाद में वो अपने बारे में किताब लिखते हैं तो उसमें वो लिखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमने कॉपरेट किया उनके साथ में, तो उनका काम चलता रहा और बढ़िया से काम होता रहा। तो अब हमको क्या करने की जरूरत है, उनको कॉपरेट नहीं करना है। अब बिल्कुल भी उनके साथ में कॉपरेट नहीं करो। उनके फॉरेन गुड जो वो हमारे यहाँ पे बेचे जा रहे हैं
हमारे लोगों को समझ ही नहीं आया कि वहाँ से वो लोग फॉरेन गुड बेचे जा रहे हैं, तो हमारे लोगों को लगा कि सस्ता है खरीद लो, और हमारे यहाँ का जो हैंडलूम था उसके चक्कर में बर्बाद हो गया क्योंकि बिकने नहीं लगा। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल भी हम वहाँ पे बेचने लगे, हमारे पास में रॉ मटेरियल ही नहीं बचने लगा। तो गांधी जी ने बोला कि ये सब हमने उनके साथ में कॉपरेट किया है ना, तो सब बॉयकॉट कर दो, फॉरेन गुड बॉयकॉट कर दो, सिविल सर्विसेज बॉयकॉट कर दो, इनके कोर्ट में जाते हो तो बॉयकॉट कर दो, इनके स्कूल में जाते हो तो बॉयकॉट कर दो, सब कुछ बॉयकॉट कर दो, इनकी मानना ही बंद कर दो अब, तो ही ये इनकी अकल जो है वो ठिकाने पे आएगी, है ना। तो ऐसी इनकी सोच थी कि अब जो है हमने जो जॉइंट एफर्ट दिया है इन लोगों को, उसको बिल्कुल हमको क्या कर देना है, मना कर देना है। इन द बुक हिंद स्वराज गांधी जी स्टेटेड दैट नॉन कॉपरेशन, या फिर गांधी जी ने क्या बोला, ये चीज समझाई कि हमको अब इनको कॉपरेट नहीं करना है। नॉन कॉपरेशन मतलब क्या, नो टू द जॉइंट एफर्ट दैट वी आर ऑलरेडी गिविंग टू देम। कैसे करेंगे, सरेंडर कर दो सारे टाइटल जो गवर्नमेंट ने अवार्ड किए हैं, साथ ही साथ में सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट कर दो, आर्मी को बॉयकॉट कर दो, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड, सबको। अगर गवर्नमेंट रिटर्न में, क्योंकि ऐसा है नहीं कि हम सारा कुछ बॉयकॉट करेंगे, गवर्नमेंट बैठेगी कि हाँ ठीक है हम जाते हैं, तुम हमारे साथ में काम नहीं कर रहे, चलो बाय, छोड़ देते इंडिया, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। वो लोग रिटर्न में कुछ ना कुछ तो रिप्रेशन करेंगे। तो अगर वो रिप्रेशन करते हैं रिटर्न में, तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर देंगे, मतलब सारी जनता अब डिसोबे करना शुरू कर देगी, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, है ना। तो ऐसी हमारी क्या हुई, प्लानिंग हुई रिगार्डिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो पहले ये जो अलग अलग लोग थे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं काउंसिल इलेक्शन में खड़े होना पड़ेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मुस्लिम्स के साथ में हम नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं करना है। तो सब लोग अलग अलग अपना मत रख रहे थे ना यहाँ पर, जब ये प्रपोजल रखा गया था इन सितंबर 1920। फाइनली दिसंबर 1920 में क्या हुआ, नागपुर सेशन जो हुआ कांग्रेस का, वहां पर ये सब लोगों ने माना कि हाँ नहीं अब जो है वो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स साथ में हो रहे होंगे, खाए होंगे फिर से ठोकर हम लोगों ने भी, है ना। तो फिर अ कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। समझ में आई बात, किस कारण से हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही हमने क्यों अडॉप्ट किया, कुछ और क्यों नहीं अडॉप्ट किया, है ना। तो इन सारी चीजों के पीछे कारण थे, और इस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एकदम अडॉप्ट किया गया। हमने बोला अब मजा आएगा भिड़ू, अब बताते हैं हम कि हम क्या हैं, है ना। तो अब यहाँ पर ये आपका जो टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है समाप्त। इसमें आपको पूरे में क्या बताया गया है इसको मैं समअप कर देती हूँ, एक स्टोरी जैसे फिर से समराइज कर देती हूँ ताकि आपको इसके इवेंट्स को लर्न करने में दिक्कत ना आए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिसकी वजह से लोग गुस्साए हुए थे, बहुत दिक्कतें हो रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं कर रही थी कुछ भी, सारा कुछ ठीक। गांधी जी इस बीच में इंडिया में आते हैं, वो हमको एक रास्ता देते हैं कि हम जो अभी तक लाड से अलग अलग जगह पे मूवमेंट चला रहे थे, वैसे काम नहीं होना। सभी लोगों को यूनाइटेड होकर दिमाग से लड़कर काम करना पड़ेगा। उन्होंने बोला सत्याग्रह चलाना पड़ेगा, अलग अलग जगह पर उन्होंने सत्याग्रह चलाया। सत्याग्रह जैसे चलते रहा वैसे ही रियलाइज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि यार ये लोग तो अब क्या करने लगे हैं, मूवमेंट अलग अलग जगह पे चलाने लगे। तो रॉलेट एक्ट उन्होंने पास किया कि कहीं पर भी अगर लोग इकट्ठे होते हुए दिखेंगे या पॉलिटिकल पार्टी या फिर कुछ भी बनाते हुए दिखेंगे, एसोसिएशन बनाते हुए दिखेंगे, तो उनको अंदर कर लिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा और उनको 2 साल तक छोड़ा भी नहीं जाएगा, है ना। और उसी के साथ में उन्होंने देखा कि यार लोग मान नहीं रहे, अभी भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ इम्पोज किया, जनरल डायर को कमांड दे दी, और जो हमारे लोग कुछ बैसाखी के फेयर के लिए या फिर जो है बातचीत करने के लिए भी, कुछ प्लानिंग करने के लिए भी इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में, उन लोगों के ऊपर ओपन फायरिंग कर दी। ओपन फायरिंग जब की, गांधी जी को रियलाइज हुआ कि हम तो सत्याग्रह अहिंसा की बात कर रहे हैं और ये लोग इतने बेशर्म होते जा रहे हैं कि लोगों के ऊपर ओपन फायरिंग कर रहे हैं, तो कुछ मास स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो ये भी जानते थे कि मास स्ट्रगल तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हिंदू और मुस्लिम यूनिटी में नहीं आते, क्योंकि अगर एक कम्युनिटी यूनिटी में आ गई, फिर दूसरी कम्युनिटी कुछ न कुछ ऐसा कर देंगी कि ब्रिटिशर्स जो है वो उनको इन्फ्लुएंस कर लेंगे और फिर गड़बड़ हो जाएगी। जब तक हम सारे लोग यूनाइट नहीं हो जाते तब तक काम नहीं चलेगा। उसी बीच ऑटोमन टर्की जो खलीफा है, खिलाफत है, उनके ऊपर क्या हो रहा था, एक हार्श ट्रीटी जो है वो इम्पोज की जा रही थी। तो यहाँ पर मुस्लिम लोगों ने एक खिलाफत कमेटी मुंबई में बिठाई थी, है ना। तो वो लोग भी कंटिन्यू गांधी जी के साथ में टच में थे कि साथ में मिलकर जो है वो कुछ किया जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। गांधी जी को मौका मिल गया तो उन्होंने खिलाफत इशू को उठाया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। बहुत सारे लोग नहीं मान रहे थे, करे नहीं करे, लेकिन फाइनली जो है नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में अडॉप्ट कर लिया गया। गांधी जी का मानना था, उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा कि हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स अगर राज कर पाए हैं तो वो कॉपरेशन की मदद से कर पाए हैं, तो अब हमको उनको कॉपरेट नहीं करना है, सब कुछ बॉयकॉट कर दो, सब कुछ बॉयकॉट कर दो, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का दिया हुआ है, तभी जो है वो काम चलेगा।
समझ में आई बात। तो ये पूरा आपका क्या हुआ, एक मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूरा समराइज किया ताकि एक स्टोरी जैसे आपको याद रहे। स्टोरी जैसे ही समझना इसको, तो ही अच्छे से समझ पाओगे, नहीं तो भूल जाओगे किसके बाद में क्या हुआ, है ना। जब स्टोरी जैसे समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि रॉल अटैक तो जाहिर सी बात है पहले ही होना है ना, नॉन कॉपरेशन तो बाद में होगा। समझ में आई बात। ऐसे करके आपको ईयर्स भी याद रहेंगे। साथ ही साथ में एक शॉर्ट बना दूंगी 55 सेकंड का, जिसके अंदर हम इस पूरे चैप्टर की डेट्स जो है ना, उसको फटाक से रिवाइज कर लेंगे। तो आपको 55 सेकंड के अंदर पूरे इवेंट और पूरी डेट जो है वो रिवाइज हो जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि किसके बाद में क्या हुआ। समझ में आई बात। इसी तरीके से सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यूट्यूब पर, मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे अवेलेबल है। आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। आपको आपकी स्कूलिंग टाइम में या किसी भी चीज में ऐसा ना लगे कि यार थोड़ा सा पैसा और होता तो हम ये सब्सक्रिप्शन खरीद लेते, ये पैकेज खरीद लेते। आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी कंटेंट हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। कोई भी ऐसा टोकन नहीं कि 2 वीडियो दिखा दिए, अच्छा लगा तो आप पैसा लाया पैसा दे तो ही आगे की वीडियो दिखाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सारी चीजें आपके लिए हेड टू टो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। टेस्ट पेपर हो गए, शॉर्ट्स हो गए, मैप वर्क हो गए, सब्जेक्ट हो गए, वन शॉट हो गए, कंसेप्ट वीडियो हो गए, सब कुछ हम शुरू से हाथ पकड़ेंगे तो आखिरी तक हाथ आपका पकड़े रहेंगे और आपकी एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर करवाएंगे। अच्छा लगा अगर तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाए। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग अलग जगहों पर अनफोल्ड हुआ, है ना, कहां पर क्या क्या चीजें हुई और किस तरीके से लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समझा, उसको हम देखेंगे। मिलते हैं।